हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो 3000 एमसीक्यूज की ये जो रिवीजन एक्सप्रेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 20वें एपिसोड तक आ चुकी है। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन इनको देखने से पहले आप जो इनके पहले के लेक्चर्स हैं उनको प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देख लें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। राइट, बाकी आपका बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। और जितने भी आने वाले आपके एग्जाम है, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, या फिर एनटीपीसी, या फिर आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2018 में एलपी का, वहां पर हूबहू आप देखोगे तो इन्हीं के जो क्वेश्चंस थे ना आरआरबी ग्रुप डी के, ये उठा करके डिक्टो ऐसे ही चिपका दिए गए थे। तो आप इनको जरूर लगाएं। राइट, तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 640 क्वेश्चन कर लिए थे, 641वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोल्टेन मटेरियल मिक्स्ड विथ गैसेस इन द मेंटल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैग्मा। अब ये आपका जो अर्थ है, इसके ये जो कोर वाला पार्ट है और ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, इसके बीच एक मेंटल स्टेट होता है जिसमें उपस्थित जो चट्टानें होती हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जब पिघलती हैं तो इनमें कुछ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, इनके साथ मिक्स होकर के ये बाहर की तरफ निकलना चाहती हैं। तो ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं जब इन गैसों के साथ मिक्स हो जाती हैं तो इनको हम लोग कहते हैं मैग्मा। और जब ये एक रास्ता बना करके ऊपर की तरफ निकलती हैं तो इसी को हम लोग कह देते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। और ये जो मैग्मा था, अब ये जब बाहर पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसी को हम लोग लावा कह देते हैं। राइट, तो फिलहाल में जो इस मेंटल स्टेट में प्रेजेंट ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, इन गैसों के साथ मिक्स होकर के क्या कहलाती हैं? मैग्मा कहलाती हैं। राइट, आगे है कि डैश म्यूटेशन इज नॉट हेरिडिटी, यानी इनमें से कौन सा ऐसा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है जो आनुवांशिक नहीं है, यानी वंशानुगत नहीं है, जो कि हमको माता पिता से विरासत में मिले। तो ये आपका होता है सोमैटिक म्यूटेशन। अब देखिए, मैंने आपको कल ही कुछ सेल्स के बारे में बताया थे। एक आपका युग्मनज यानी गैमेट्स, या फिर इसी को आप कह लो ये जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं, और एक आपका सोमैटिक सेल। तो इस सेक्स सेल में मैंने आपको बताया था कि मेल के केस में ये क्या होता है आपको पता है, स्पर्म। राइट, और वहीं पर फीमेल के केस में ये आपका फीमेल के केस में क्या हो जाएगा, जो एग है। ठीक है, यानी स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, इसको अंडाणु कहते हैं। तो इनमें अगर म्यूटेशन होता है, ये जो सेक्स सेल्स हैं या फिर युग्मनज कोशिकाओं में, जो कि आपका डिलीशन, इंसर्शन या डुप्लीकेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके युग्मनज कोशिकाओं में इनका म्यूटेशन हो सकता है। तो अगर ये म्यूटेशन हुआ इनमें तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाएंगे, यानी ये दूसरे जनरेशन को पहले वाले जनरेशन से विरासत में मिलती है। जबकि अगर ये म्यूटेशन दैहिक कोशिकाओं में, यानी सोमैटिक सेल, यानी इनको छोड़ करके और जितने सेल्स होते हैं ना बॉडी में, वो आपके सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। जैसे आपका स्किन हो गया, या फिर आपके मसल्स हो गए, है ना, या फिर आपके बोन्स हो गए। तो ये इनमें अगर म्यूटेशन होता है तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो अगर ये म्यूटेशन हुआ और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ तो इनको हम वंशानुगत या आनुवंशिक नहीं बोलेंगे, और यही हमसे पूछा था। तो सोमैटिक म्यूटेशन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको कायिक उत्परिवर्तन भी कहते हैं। राइट, आगे है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब Cu2O। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है -2 होती है। राइट, अब -2 इसकी अगर वैलेंसी है तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए जो कॉपर है Cu2, इसकी जो वैलेंसी है इसको +2 होना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस Cu2 यानी कॉपर के 2 एटम है और इसकी वैलेंसी +2 है। तो एक कॉपर का जो एटम हुआ इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमको तो केवल कॉपर का पूछा है तो इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है Cu2O लिखा है तो आप कॉपर की वैलेंसी इस ऑक्सीजन के नीचे, यानी कि यहाँ पर अगर 1 है तो मतलब इसको क्रॉस कर लेते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ पर आप 2 कर लो। राइट, क्रॉस कर लो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हालांकि यहाँ पर -2 है, और इस कॉपर की जो वैलेंसी है वो 1। राइट, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है डैश डज नॉट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बोनिल समूह नहीं है?
कार्बोनिल समूह बोले तो यानी कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो आप देख लो इनमें से कौन सा ऐसा है। तो जो एल्डिहाइड होता है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ RCHO, यानी यहाँ पर जो कार्बन है और ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप में आ जाएगा। ऐसे ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इससे तो आप भली भांति परिचित हो गए, ये आपका RCOOH है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगेन डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी आपका कार्बोनिल ग्रुप से हो गया। बाकी जो कीटोन है ये आपका RCOR, यानी यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी आपका कार्बोनिल ग्रुप से हो गया। लेकिन जो एथेनॉल होता है, जो अल्कोहल ग्रुप के होते हैं जिनका सफिक्स ऑल होता है, जैसे एथेनॉल को अगर हम लिखें तो ये आपका CH3CH2OH, या फिर इसी को आप लोग लिखते हो C2H5OH। लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपका कार्बोनिल ग्रुप से नहीं है, बाकी सब तो कार्बोनिल ग्रुप से थे, राइट। आगे है द पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्जिंग इज टर्म्ड एज। तो इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जिस पर सभी किरणें आकर के कन्वर्ज यानी कि अभिसारित हो जाती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं फोकस। यानी कि चाहे वो आपका लेंस हो या मिरर हो, ठीक है, चाहे वो आपका लेंस हो या फिर वो आपका मिरर हो, दोनों केस में जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर कन्वर्ज हो रही हैं तो वो फोकस पर कन्वर्ज होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन ध्यान देना, लेंस और मिरर के केस में ये अलग अलग होते हैं। लेंस के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, इसमें जो लाइट रेज हैं अगर वो पैरेलल आ रही हैं तो कन्वर्ज होकर के फोकस पर जाकर के मिल जाती हैं। लेकिन मिरर के केस में कौन कन्वर्जिंग होता है, तो मिरर के केस में जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, वो कन्वर्जिंग होता है, ध्यान देना। और वैसे भी अगर आपको याद रखना है, कोई एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यानी ये जो शेप है, अगर आप इस पे पानी का छींटा मारते हो, ठीक है, ऐसे और नीचे भी, तो ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ तो जाएंगी नहीं, यानी इधर तो जाएंगी नहीं टकरा करके ऐसे बाहर। ये जब भी टकरा करके देखोगे तो आप अंदर की तरफ ही आपस में टकराएंगी, लड़ेंगी और किसी एक फोकस पर मिलेंगी। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ याद करने के लिए। तो ये जो इनर पार्ट है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, बाहर को आपने अगर पेंट कर दिया तो ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर। तो आपको ध्यान में रहेगा कि जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है, यानी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो ठीक इसी का उल्टा जो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा वो आपका रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो उभरा हुआ पार्ट होता है, पैरेलल रेज अगर आएंगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। ये डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। और इन दोनों का उल्टा होता है लेंस में, ठीक है। जहां पर कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग था तो उसमें कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा, जहां पर कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग था तो वहीं पर कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो ये चारों बातें आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे है कि डैश हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इनमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें है। ये अभी मैंने कल ही बताया था आपको, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक इलेक्ट्रो एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि जो आपका टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाता है ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में। और जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता सबसे ज्यादा रखता है। तो हमसे तो एफिनिटी पूछा है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन होता है, वो फ्लोरीन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आप ध्यान में रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, हीलियम की होती है। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, सीजियम की होती है। आप सीजियम ध्यान में रखना, अगर सीजियम ऑप्शन में नहीं होगा तब आप फ्रांसियम को टिक करना, राइट। आगे है हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको पता होगा कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, राइट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि वॉलेंट्री मसल्स आर कंटेन्ड इन द डैश, यानी ऐच्छिक मांसपेशियां किसमें निहित होती हैं। तो ये जो वॉलेंट्री मसल्स हैं या ऐच्छिक मांसपेशियां, ये शरीर के उन भागों में निहित होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं या फिर जिन पे हमारा कंट्रोल हो, जैसे कि हाथ और पैर। अगर हमारा मन किया तो पैर को आगे बढ़ाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं बढ़ाएंगे, यानी इन पे हमारा फुल कंट्रोल होता है। और ये कैसे होता है, ब्रेन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें आपका हिंड लिम्ब हो गया। हिंड लिम्ब का जो बेसिक अर्थ होता है वो आपका जो जानवरों के पैर होते हैं ना, उनको कहते हैं पाद हिंदी में या फिर लिम्ब। और मनुष्यों में अगर हम बात करें तो ये हमारे हाथ और पैर हो जाएंगे।
तो इन पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, इनमें ऐच्छिक मांसपेशियां निहित होती हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हार्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है कि आपका मन किया तो धड़कन को यानी हृदय को धड़कना बंद करवा दोगे, या आपका लीवर पे कंट्रोल नहीं है, या फिर आपके लंग्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, राइट। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्रोड्यूस्ड नेकेड सीड्स, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो नग्न बीज पैदा करता है। तो ये जो आपका ब्रायोफाइटा है या थैलोफाइटा है या फिर एक और टेरिडोफाइटा, टोटल 5 होते हैं, यहाँ पर 4 ही हैं। तो एक और आपका टेरिडोफाइटा, ये आपके जो तीनों है ना, ये तो बीज इनमें होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म, इनमें बीज होता है। और इनमें भी जो एंजियोस्पर्म है ये आपका फ्लावरी प्लांट होता है इनमें, ये ठीक है, ये आपके फ्लावरी प्लांट होते हैं, यानी फूल देने वाले पौधे होते हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म है ये फ्लावरी प्लांट नहीं होता है, बस इसमें बीज होते हैं। और जो बीज होते हैं वो भी नग्न होते हैं, यानी इन पे कोई आवरण नहीं होता है। ये बीज है, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। बाकी फ्लावरी प्लांट में जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनके ऊपर एक आवरण होता है। और यहाँ पर हिंदी में अगर आप देखोगे तो नाम से भी पता चल रहा है अनावृत बीजी, यानी जिनके बीज पर कोई आवरण हो ही ना। और ये आवृत बीजी हैं जिनके बीज पर कोई आवरण हो। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कौन नग्न बीज पैदा करता है, तो जिसपे आवरण ना हो, यानी जिम्नोस्पर्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16 विल बिलोंग टू द डैश पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो काफी आसान सवाल है। अगर आपको कौन से पीरियड में ये पूछे तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 2, 8, 10 और ये 6, 16। तो टोटल 3 आपके शेल हैं इसमें, ठीक है। और 3 शेल है, इसका मतलब तीसरे पीरियड में है। जितने नंबर ऑफ शेल उतना नंबर ऑफ पीरियड। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट इज यूज्ड 8 आवर्स पर डे, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 डे इज डैश यूनिट्स। तो यानी ये सब यूनिट्स में है, हमको बताना है, क्योंकि एनर्जी को हम यूनिट्स में मेजर करते हैं या किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। तो किलोवाट आपके पास है, कितना वाट है कि नहीं। ये जो 100 वाट का बल्ब आप यूज करते थे पहले, तो 100 वाट आपको ऑलरेडी गिवन है, और टाइम भी आपको, यानी घंटा आपको दिया हुआ है 8 घंटा। तो आप इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। ये आपका सिंपली आ गया कितना, 0.8 किलोवाट आवर, या फिर इसी को 0.8 यूनिट आप कह लो, ठीक है, मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.8 यूनिट। आगे है द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड टाइम। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपका पहला हो गया, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये दूसरा है। बाकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as ये तीसरा हो गया। तो इसमें आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच पहला रिलेशन, और दूसरे इक्वेशन का जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसी को पोजीशन कह लो, या फिर स्थिति या स्थान कह लो, और टाइम के बीच रिलेशन होता है। तो हमसे पूछा था गति का जो दूसरा समीकरण है समय, यानी टाइम और किसके बीच, तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या फिर स्थान के बीच। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो तीसरा होता है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन को बताता है। आगे है इफ टू चार्ज्ड बॉडी हैविंग इक्वल पोटेंशियल आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर देन। देखिए जब एक चिड़िया किसी वायर पर बैठी होती है, ठीक है, तो उसके जो दोनों पैर होते हैं, ठीक है, ये चिड़िया हो गई, ये बैठी हुई है इस पर, तो इसके जो दोनों पैर होते हैं वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं। यानी इस वायर पे अगर 220 वोल्ट है तो ये हर जगह पर 220 वोल्ट है, तो ये सेम पोटेंशियल पर होती है, इस वजह से इसको कोई झटका नहीं लगता है। अगर वहीं पर ये पोटेंशियल अलग अलग हो जाए तो इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको झटका लग जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर पोटेंशियल सेम है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, आप सोचो कि उसको हम किसी एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दें तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होएगी। वही यहाँ पर पूछा गया है टू चार्ज बॉडीज, और ऊपर से ये कह दिया है कि ये चार्ज बॉडीज है। मान लीजिए ये आपका 1 कूलाम इस पे चार्ज है और 1 कूलाम का इस पे चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सेम पोटेंशियल पर है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हमेशा ये भी ध्यान में रखना, यानी प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करंट विल नॉट फ्लो, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर है। आगे है कि कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन आर ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ, यानी संपीड़न और विरलन या विरलीकरण, ये आपने नाम सुना होगा, ये किसके परिवर्तन के कारण होता है, तो ये होता है एयर प्रेशर के कारण। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, वह एरिया जहां पर मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो पास हो, या हाई डेंसिटी वाला जो मीडियम होता है इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। जैसे ये आपका साउंड वेव है, ये जब मीडियम में जाता है तो इसके पार्टिकल कभी पास हो जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से, कभी कभी दूर हो जाते हैं। तो जब दूर हो जाते हैं तो इसको हम लोग रेरिफिकेशन या फिर इसी को विरलीकरण कहते हैं या विरलन कहते हैं, राइट। तो ये किसकी वजह से होता है, एयर प्रेशर के कारण होता है। सो ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जैसे आप सिंपली एवरेज निकालते हो, है कि नहीं। जब दो नंबर्स आपके पास होते हैं तो आप पहले को और दूसरे को जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड कर देते हो। तो सिंपली यहाँ भी आपका जो वेलोसिटीज हैं, एक आपका इनिशियल वेलोसिटी, एक आपका फाइनल वेलोसिटी, अगर आप इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाता है।
सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द ह्यूमन किडनी आर नोन एज। तो मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयां किसके रूप में जानी जाती हैं? तो ये जो यूनिट होता है ये नेफ्रॉन के रूप में जानी जाती है, यानी जो किडनी की यूनिट हम लिखते हैं वो नेफ्रॉन होता है। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जाता है, बेसिकली आप इनको ध्यान में रखना। ये वोमेंस कैप्सूल, ये जो आपको दिख रहा है ना कुछ इस तरीके का, ये वोमेंस कैप्सूल है। बाकी ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड पीसीटी है जो इसके जस्ट आगे पाया जाएगा, और ये आपका डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूबल यानी डीसीटी है जो और पीछे पाया जाएगा, और एक आपका लूप ऑफ हेनली है यानी कि हेनली का लूप। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट नाम है जो कि पूछता है, ये नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखना। तो नेफ्रॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि किडनी का यूनिट है। आगे है इफ द क्रोमोसोम नंबर इज 46 इन अ ह्यूमन बींग्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो देखिए अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे सोमेटिक सेल के बारे में, तो अगर मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों के जो सोमेटिक सेल है या जिनको दैहिक कोशिकाएं कहते हैं, इनमें कितने गुणसूत्र मौजूद होंगे? तो इनमें भी 46 ही क्रोमोसोम मौजूद होंगे। लेकिन जो आपके युग्मनज होते हैं या गैमेट्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें आपके मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु, इन्हीं को कहते हैं, इनमें अगर सेल डिवीजन होता है तो इनको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। और सेल डिवीजन के पश्चात अगर 46 क्रोमोसोम है मनुष्य के अंदर, तो सेल डिवीजन के पश्चात ये 23 हो जाते हैं, 23, राइट। इसलिए ये देखिए आधे हो गए, इसलिए इनको हैप्लॉइड बोलते हैं। जबकि जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं या फिर जो सोमेटिक सेल होते हैं, इनमें मिटोसिस होता है, यानी सेल डिवीजन के बाद ये 46 के 46 ही रह जाते हैं, ठीक है, अगर 46 क्रोमोसोम है तो, और इनको डिप्लॉयड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? 46। आगे है कि डैश अर्धचालक यानी इनमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर है? तो जितने भी आपके मेटलॉइड्स यानी उपधातु होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, और मैंने आपको याद भी कराया था उपधातुओं के नाम, जैसे बोरान हो गया यानी बोल दो ना सिमरन से जरा, बोल दो ना सिमरन से जरा, ऐश्वर्या सब कुछ तेरा पूजा, ऐसे करके, और ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप देखोगे जिगजैग लाइन बनाते हैं। ये भी पूछता है आपसे कि जिगजैग कौन बनाता है पीरियोडिक टेबल में, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और ये पोलिनियम। तो यहाँ पर आपका एक ही दिख रहा है जर्मेनियम, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सेमीकंडक्टर है। द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट इज गिवन बिलो, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अभी हम बात कर चुके थे, फ्लोरीन होता है, हालांकि वो ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीज करती है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो, और वहीं पर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज करती है, ठीक है, डिक्रीज करती है। तो अब देख लो यहाँ पर जैसे कि फ्लोरीन के साथ साथ और कौन कौन होते हैं, जैसे बकनोफनी यानी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो अब जैसे जैसे इधर जा रहे हो तो फ्लोरीन सबसे अधिक है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की। लेकिन आप जैसे जैसे इधर आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म होती जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन फिर आप जब नीचे जाओगे, ठीक है ना, नीचे जाओगे तो आप देखोगे क्लोरीन आपका पड़ेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एक तो दाहिने तरफ है साथ ही साथ, और नीचे जाते समय ये डिक्रीज तो होगा लेकिन दाहिने तरफ के होने के कारण एटलीस्ट इधर जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उनसे ज्यादा होगा। तो क्लोरीन आपका दिख रहा है इन ऑप्शंस में, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम तो वैसे भी मेटल है आपका, बाकी जो फास्फोरस है, सल्फर है, वो आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में दिखेंगे, है ना, लेकिन लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट है उनसे ज्यादा राइट साइड एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन का आपका ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एन ऑब्जेक्ट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 400 जूल with a mass of 20 kg and gravity of 10 न्यूटन पर kg, the height of the object is। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया गया है, राइट, और ये होता है mgh, काफी इजी क्वेश्चन हो गया फिर तो, 400 जूल हो गया ये, और मास हमको गिवन है 20 kg, जी की वैल्यू हमको गिवन है 10 न्यूटन पर kg। अब देखिए 10 न्यूटन पर kg लिखा है, यानी ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स को हम लिखते हैं m/a, यानी kg अगर आप इसको kg में लेते हो, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपका केजी है ना, पर केजी है ना, तो नीचे केजी है, केजी से केजी कट जाएगा, तो यानी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वही चीज है, बस ऐसे लिख दिया है, तो 10 हो जाएगा ये, और एच हमको चाहिए, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 में 200, 200 दूनी के 400, 2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डैश इज नॉट एसिडिक, यानी इनमें से कौन अम्लीय नहीं है। अब जो एंटीमनी टेट्राक्लोराइड है या फिर फास्फोरस टेट्राक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये सारे के सारे एसिडिक हैं, क्योंकि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एंटीमनी का आप देख सकते हो अच्छा खासा है, और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा खासा है, और इसमें भी। हालांकि ये जो आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इन दोनों के कंपैरिजन में कम एसिडिक है,
लेकिन ये भी आपका एसिडिक है। एक्चुअली इनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी है, और जिनमें भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रखता है और ये एसिडिक होगा नेचर में। बाकी ये जो CCl4 है, ये CCl4 यानी कि क्लोरीन के साथ जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये चारों इलेक्ट्रॉन इनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मस्त एकदम बॉन्ड बना करके आराम की जिंदगी जिएगा, जिसकी वजह से ना ही ये एसिडिक नेचर का होगा, ना ही ये आपका बेसिक नेचर का होगा। तो ये आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, CCl4। तो ये अम्लीय नहीं है, इसी वजह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाय, यानी निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है, या प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले या जोसेफ प्राउस्ट, आप कह दो जोसेफ प्राउस्ट, राइट। तो ये आप ध्यान में रखना, ये निश्चित अनुपात का नियम इन्होंने दिया था। आगे है अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स pH इज लाइकली टू बी। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप ये ट्रिक जरूर याद रखना, नीला अंबर यानी नीला आकाश हिंदी में। अब नी फार तो नीला ही होता है, और ला फार लाल होता है, और अंबर में अम फार अम्ल होता है। तो जब नीला लिटमस पेपर लाल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। तो यहाँ पर आप देख लो, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी नीले से लाल में हो रहा है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक अगर सॉल्यूशन है तो उसका जो pH वैल्यू है वो 7 से कम होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन। तो इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो रेट ऑफ वर्क, अब देखिए, अब रेट ऑफ वर्क डन बोले तो आप गलती से एनर्जी मत लगा देना कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये कार्य करने की क्षमता होती है, जबकि कार्य करने का यहाँ पर दर पूछा गया, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, आप कितना काम कितने टाइम में कर दे रहे हो, तो ये आपका पावर होता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हालांकि ये एकदम इजी सवाल है। आगे है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 256 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी। न्यू लीनियर मोमेंटम, अब हमको यहाँ पर पता है 1/2 mv², ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये 256 टाइम्स हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, जो पहले था, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पहले ओल्ड था, अब ये जो न्यू वाला काइनेटिक एनर्जी वो 256 टाइम्स हो गया। इसका मतलब है, देखिए, बॉडी कह रहा है, और बॉडी यानी कि जो बॉडी है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी उसका मास भी चेंज नहीं होगा, तो मास में तो कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा, तभी ये 256 टाइम्स होगा। तो कितना चेंज हो, 16 टाइम्स, तभी तो जब आप 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 होगा। तो वेलोसिटी में कितना का चेंज आ रहा है, 16 का, ठीक है, 16 टाइम्स का, 16v। तो आप बताओ, मोमेंटम हमारा p = mv होता है, तो वेलोसिटी को आप 16 टाइम चेंज करोगे तो ये m × 16v हो जाएगा, यानी वेलोसिटी जो मोमेंटम है आपका वो भी 16 टाइम हो जाएगा, है कि नहीं। 16p जो न्यू होगा वो 16p ओल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसको फार्मूला बना करके मत याद रखना कि इनमें एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं लोग कि समथिंग पता नहीं क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी = p/2 ऐसे करके, मुझे खुद नहीं पता है, बट आप उसको फार्मूला पे मत लेकर के जाना, ये आसान सी बात है, आप इसको विदिन सेकंड बता सकते हो कि कितने टाइम्स हो जाएगा, राइट। आगे है, द बेबी इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन डैश, यानी किसके मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो सिंपल सी बात है, ये यूट्रस की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, यानी गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, उनमें जब लयबद्ध संकुचन होता है, यानी जब वो सिकुड़ते हैं, तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। यानी ये कब होगा, जब 9 महीने का बच्चा हो जाएगा, तब आप देखते हो कि ये जो बच्चा है ये यूट्रस यानी गर्भाशय में एक लयबद्ध संकुचन के कारण योनि से होता हुआ बाहर निकल जाता है, राइट। तो गर्भाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो गर्भाशय का मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, जब एम्ब्रियो बनता है ना, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तब ये रिलैक्स रहती हैं, लेकिन जब ये 9 महीने का हो जाता है तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन, वो भी लयबद्ध तरीके से, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के मदद से जो बच्चा होता है वो योनि से बाहर निकल आता है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स हेल्प द मसल टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मसल्स टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा करके सेल्स में मूवमेंट कराने में मदद करता है, इनको गति कराने में मदद करता है। तो नाम से भी पता चल रहा है, संकुचनशील जो प्रोटीन है यानी कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स है, ये पूरे मसल्स प्रोटीन का 55% अकेला होता है, ठीक है। और यही मसल्स टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम करता है। एक्चुअली इनमें भी 2 टाइप के आपके
प्रोटीन होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। नाम आपने शायद सुना होगा, एक्टिन और मायोसिन। ये नाम से भी आप इसको याद रखना, म से मायोसिन और म से ये मोटा होता है, यानी ये थिक होता है, और एक्टिन अब जो बचा खुचा यानी कि ये पतला होता है, थिन होता है। तो ये दोनों मिल करके मसल्स टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम करते हैं, जिससे हमारे सेल्स को मूवमेंट करने में मदद मिलती है। याद रहेगा, ये एक्टिन और मायोसिन या फिर इन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। आगे है आइडेंटिफाई द ऑड फ्रॉम द गिवन ग्रुप, यानी इनमें से हमको सिंपली वो पहचान करना है जो अलग दिख रहा है। तो अब ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इतना भी नहीं है कि आप हर चीजों को याद रख पाओ। ये आपका जो सी एनिमोन है या जेलीफिश है या हाइड्रा, ये तीनों के तीनों निडेरिया फाइलम से हैं, निडेरिया फाइलम के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो साइकॉन है ये आपका पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, इस वजह से ये आपका ऑड है, अलग है, ठीक है, साइकॉन। तो साइकॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर था। आगे है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज, तो ये भी आपका, तो इवन आपका जो एटॉमिक मास है हर एक एलिमेंट का वो भी दे दिया है, तो इजी हो गया। हाइड्रोजन के 2 एटम है और एटॉमिक मास 1 है, तो 2 × 1 हो गया। सल्फर का तो एक ही यहाँ पर एटम है और इसका एटॉमिक मास 32 है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और एटॉमिक मास 16 है, तो ये आपका 16 × 4 हो गया। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये 32 और 64 मिल करके प्लस 2 मिल करके 98 यूनिट हो जाएंगे, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट H, तो अमोनियम सल्फेट का अगर केमिकल फार्मूला हम लिख ले जाएं तो ये आपका NH4 का ट्वाइस SO4 होता है। ये तो आपका हो गया केमिकल फार्मूला, डायरेक्टली पूछ दिया, अगर आपको पता है तो तुरंत आपने टिक किया और आपका नंबर पक्का हो गया। बट कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो अब तक एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लेना। एक बार इसको PDF को रीड करना, जो मैं बाद में लगा दूंगा, और ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। कुछ और भी थे इनके पहले, लेकिन वो थोड़े ईजी थे, जो कि आपको पता होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। आगे है ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन डैश ऑन आयरन, यानी रस्टिंग, लोहे में जंग लगने के दौरान ये सिंपली पूछा है किस कलर का हो जाता है, यानी इस पे कैसा कलर कोट हो जाता है। तो जब भी जंग लगता है लोहे में, आयरन में, तो ये कैसे लगता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से, है ना, नमी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वो इसका ऑक्साइड बना देता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। साथ ही साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप N2O लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया रस्ट यानी जंग। ये आपका किस कलर का होता है ये पूछा जाता है, तो ये रेड ब्राउन पाउडर कोटेड हो जाता है इस लोहे पर, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का, यानी लाल भूरे कलर का ये पाउडर इस पे लेपित हो जाता है। आगे है कि विच एलिमेंट हैज 3 शेल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, तो कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि उसका ऑर्बिट पूरा होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन से या फिर 18 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर सारे के सारे जो इनर्ट गैसेस होते हैं ना, इनर्ट गैसेस वो ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीटली उनका आउटर ऑर्बिट पूरा भरा होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया। तो हमको तो केवल बताना है वो जो तीसरे शेल में आए, तो जितने नंबर ऑफ पीरियड, यानी ये पहला पीरियड, दूसरा या तीसरा, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। तो आर्गन है जिसमें 3 सेल होंगे, क्योंकि ये तीसरे पीरियड में आता है। वैसे भी आप एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख सकते हो, 2 8 10 8 18, तो 3 सेल यहाँ पर मौजूद हैं, इस वजह से आपका आर्गन करेक्ट हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डोबराइनर ट्रायड, तो डोबराइनर ट्रायड का एग्जांपल इनमें से कौन नहीं है ये पूछा है, यानी कि 3 ऐसे ऑप्शन है जो डोबराइनर के ट्रायड हैं। तो डोबराइनर साहब ने ये कहा था कि जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, इन्होंने 3 ही ट्रायड ये दे पाए थे। उनमें इन्होंने बताया था कि अगर हम 3 ऐसे ट्रायड्स लें, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो पहले एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है उनका एवरेज निकाले, जैसे 7 और 39 यहाँ पर हो गया ना, लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का, जब इनका आप एवरेज निकालते हो तो ये 23 आता है। तो ये 23 जो है ये बीच वाले के एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा, तो ये इन्होंने कहा था। लेकिन ये 3 ही ट्रायड्स दे पाए थे, और वो कौन कौन थे, एक तो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो कि पहले ही ग्रुप में मिल जाता है, फिर आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम जो कि दूसरे ग्रुप में मिल जाता है, फिर हैलोजन ग्रुप में चले आइए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले ग्रुप से, दूसरे ग्रुप से और 17वें ग्रुप से, है ना, हली ना करब कसपर से भी अगर आप याद रखते हो ना, तो भी आपको याद रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और दूसरे में बेमक्का सरबारा होता है कि नहीं। तो ये जो आपका है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और ये आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप याद रखना, जो हैलोजन ग्रुप का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये इन्होंने ट्रायड केवल इतने दिए थे 3। तो आप देख लो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, लेकिन ये आपका नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर को नॉर्मलाइज कैसे करें, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए क्या करें,
कठोर जल में एक्चुअली प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम के आयन या कैल्शियम के आयन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हमको दूर करना होता है, तो इनको दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट सबको पता है, ये Na2CO3 होता है, यानी वॉशिंग सोडा होता है, धोने वाला। ये जब इनके साथ मिलता है, जब आप इनको कठोर जल में मिलाते हो, तो ये मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम, सॉरी, मैग्नीशियम आयन के साथ और कैल्शियम के आयन्स के साथ क्या बना लेता है, इनके कार्बोनेट बना लेता है, यानी MgCO3 और CaCO3 इनके कार्बोनेट बना लेता है। और ये पानी में यानी जल में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये पानी से अब अलग हो जाते हैं। और ये अगर पानी से अलग हो गए तो जो आपका पानी है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, कठोर नहीं रह जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से ऐसा होता है कि आपका कठोर जल सामान्य बन जाता है या नॉर्मलाइज हो जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसका हाइड्रोजनेशन करते समय कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और वहां पर हमने देखा था कि जो भी अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, अनसैचुरेटेड, इनमें बेसिकली जो अनसैचुरेटेड फैट है उसको हम लोग सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं। जो पहले आप डालडा यूज करते थे ना, अनसैचुरेटेड होता था, तो उसी को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से करते हैं सैचुरेटेड फैट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आपका निकिल होता है। सो निकिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। निकिल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और आपके एग्जाम्स काफ़ी करीब आ गए हैं तो इनको जितना हो सके उतना आप शेयर कर दिया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।